ऑडिबल? अब आ रही है? सुनो भाई, सबसे पहले मैंने क्या बोला, अभी तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है, तुम्हारे पास टाइम होंगे 2 घंटे, ठीक है? 2 hours विल बी द टाइम दैट इज अलॉटेड टू यू। अब जब एग्जाम में भी जाते हो यही टाइम तक तुमको पेपर मिल जाता है। अब देख लो 1 मिनट गया, 2 मिनट गया, तुम्हारे पास यहाँ पे कितने रहेंगे? जैसे एग्जाम में 12 मिनट रहेंगे पेपर पढ़ने के लिए, यहाँ पे भी कितना ही मिलेगा पेपर रीडिंग के लिए? ओनली 12 मिनट्स। 3 मिनट क्यों चलेगा? रोल नंबर के चलेगा, पेपर आने तक चलेगा, मतलब एनी हाउ 3 मिनट जाने ही होते, तो यू हैव 12 मिनट्स फॉर रीडिंग द पेपर। सबसे पहली चीज ये। दूसरा, मैंने क्या करके रखा है, क्रॉस करके रखे वो क्वेश्चन जो कस्टम के, तुमको क्रॉस लगा हुआ रेड कलर में दिख जाएगा, ठीक है? पर उसको पढ़ना, क्वेश्चन मत पढ़ना, वेस्ट करोगे टाइम। पर अभी के लिए क्यों क्वेश्चन पढ़ना, स्वाति ध्यान इधर, अभी के लिए इसलिए पढ़ना ताकि तुम्हें पोजीशन पता चल जाए कि कस्टम के क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 में कस्टम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कस्टम नहीं मिलेगा, 3 से मिलेगा। और अगर ये सी पे है ना, तो तुम देखना पूरे पेपर में कस्टम सी पे ही मिलेगा तुमको। मतलब अगर लास्ट में कस्टम का दिया ना ABC करके, तो पूरे पेपर में तुम नोटिस करना हर जगह तुमको लास्ट का क्वेश्चन कस्टम का ही मिलेगा। इसका मतलब जब हमको वो 10-12 मिनट मिलते हैं ना, तो कस्टम ही अगर तुमको एक बार एनालाइज करना हो कि मेरा कस्टम बड़ा स्ट्रांग है और मैं पहले देख लूं कस्टम के मेरे फेवर के क्वेश्चन है या नहीं, तो डायरेक्टली एक बार 3rd नंबर क्वेश्चन पे जाना और चेक करना कि कस्टम A पे है, B पे है या C पे है। 90% चांस होता है कि फिर क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 में वो A पे होगा तो A पे ही रहेगा, B पे होगा तो B पे रहेगा, C पे होगा तो C पे ही रहेगा। तो ये तुम्हारा माइंडसेट एक माइंड मैप लेके चलेगा कि मुझे पता है क्वेश्चन मुझे कहाँ कहाँ कस्टम के मिलेंगे। बात क्लियर हुई? तीसरा, हमको एग्जाम पेपर देखने की आदत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी हमको क्या करना, तैयारी करनी कि मैम एग्जाम पेपर क्या देखेंगे। तो आज का जो पेपर है ना, ओरिजिनल एग्जाम पेपर ही है तुम्हारे सामने, देखो उसको। वो बोलते ना, घबराहट महसूस करो कि हाँ ये रहा वो एग्जाम पेपर। तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास एग्जाम पेपर ही दिया है मैंने, PDF तुमको एग्जाम पेपर का ही मिल रहा है। तो देख के वो जो वो फीलिंग आती है ना उस वक्त की, सच में एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस पेपर को भी देख के वो फीलिंग लो कि हाँ भैया एग्जाम दी जा रही है। कोई का भी वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। मैंने पहले इसलिए बोल दिया था, अरेंजमेंट ऐसा करना कि तुमको वीडियो ऑफ करने की नौबत ना आए, क्योंकि मैं यहीं रहूंगी ऑनलाइन तुम्हारे साथ। जब ऐसा बोलूंगी ना 15 मिनट बचे हैं, 1 घंटे हो गए, तो वो तुमको उसकी याद आएगी कि हाँ एग्जाम में भी ऐसा बोलते हैं ना, 1 hour लेफ्ट, 15 मिनट्स। टोटली वो फीलिंग लो कि तुम एग्जाम बिफोर एग्जाम दे रहे हो। रीडिंग करते वक्त तुम्हें क्या क्या करना है मैंने तुमको सिखाया था। क्वेश्चन 1 बस लिखो, किसने पूछा क्या है, क्वेश्चन 2 पूछा क्या है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप करना। जैसे ही तुम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप करोगे, बस 1 मिनट बाद में तुमको शेयर कर दूंगी, तुमको रिक्वायरमेंट से जल्दी जल्दी जज करना है कि तुम्हारे फेवरेबल क्वेश्चन कौन से हैं, कहाँ से जॉब वर्क का है, कहाँ ई-वे बिल का है, कहाँ रजिस्ट्रेशन का है, कहाँ RCM का है। पहले रिक्वायरमेंट पे जंप करो। जो समरी बनाना सिखाई थी ना आज, उसको कैसे भी 10 मिनट के अंदर पेपर को क्या करो, एनालाइज करो, ठीक है? पूरा अच्छे से लिखना, डिटेल में नहीं लिखना है तुमको कि एक एक की कहानी लिखने बैठ रहे हो, पर क्वेश्चन ने कुछ मांगा है तो उसका टू द पॉइंट तुम्हारा वर्किंग नोट होना ही चाहिए। जो जो क्वेश्चन में कर रहे हो वो वर्किंग नोट में मिलना ही चाहिए। पेपर छोड़ के मत आना कि 1 घंटे बाद लग रहा है नहीं आ रहा तो छोड़ दे, नहीं। तुम्हारे लिए कंपलसरी, तुम्हें अटेम्प्ट की कसम है, तुमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो तुम मर्जी से करोगे, भले ही जितना गलत करना उतना गलत करोगे, लेकिन 100% अटेम्प्ट करके आना। पता नहीं तुम कितना दिमाग चला रहे हो, तुमको लग रहा है गलत हो, तुम सही हो के क्या पता 40 पे भी आ जाए अपन, मतलब 100 के हिसाब से 40 पे आ जाए, ठीक है? तो मेरे को पेपर कब मिल जाएगा? 2 बजे तुम्हारा टाइम स्टार्ट होगा, 4 बजे तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेपर वहां पे भी डिस्क्रिप्टिव लिखने का टाइम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 15 मिनट ही होता है तुम्हारे पास, और यहाँ तो कस्टम भी हट गया। तो एग्जैक्ट 2 घंटे तुम्हारे पास GST का पेपर सॉल्व करने के लिए, 4 बजे टाइम खत्म हो जाएगा। 4:10 तक मेरे को कॉपी मिल जानी चाहिए। उसके बाद अगर 4:10 के बाद किसी की भी कॉपी मिली तो वो इनवैलिड है, ना चेक होगी ना करवाई जाएगी, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, तुमको पेपर शेयर कर रही हूँ। फाइनली हो गया तुम्हारा पेपर। सबसे पहली चीज बताओ, एग्जाम पेपर के ही दर्शन करके कैसा लगा कि एज इट इज जो लुक में भी दिखना चाहिए,
दिमाग को कि एग्जाम का पेपर, उसको देख के कैसा लगा बताओ। मैम पहले तो बहुत घबराहट हुई देखकर, ऐसा लग रहा था कि एग्जाम जैसी फीलिंग आती थी, एग्जाम में बैठ के कैसी आती ना, बहुत खराब फीलिंग आ रही थी मैम उसको देखकर, ठीक है, देखते ही। और बोलते जाओ, मन की निकालो अब। मैम प्रेजेंटेशन के बारे में पता लगा कितनी कमियां। नहीं, पहले पेपर देख के कि वही पेपर, पिछली बार मैं ऐसा नहीं करती थी, इस बार मेरे को चाहिए कि तुमको पेपर के भी दर्शन होने के आदि होना चाहिए कि ये रहा वो पेपर जिसको हम वहां जाके पता नहीं क्या। मॉड्यूल 1 ही था कवर सब कुछ। मॉड्यूल नंबर 1 देखो भाई, एक चीज पेपर के दर्शन करके एक आंखों को समझ में आया, अब दे दिया तो सेटिस्फेक्शन है कि उसको पढ़ तो लिया कम से कम, नहीं देते तो तुम्हें ये लर्निंग तो किसी कीमत पे नहीं मिलनी थी। मैं चाहती तो इजीली ये टेस्ट तुम्हारा पोस्टपोन कर देती, तुमको तुम्हारी खुशी दे भी देती, पर वो प्रेशर जो था ना कि नहीं टाइम नहीं मिला तो हम पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज किसी ने 15 पेज लिखे, किसी ने 8 लिखे, मैं ये नहीं बोल रही कि सही सब कुछ होगा, बट कर तो लिया ना कम से कम। ये तो दिमाग में नहीं है कि हार के तुम बैठ गए कि नहीं भैया हमसे हो नहीं रहा, हमसे हो नहीं रहा, हुआ तो सही ना। और दूसरा, तुमने अटेम्प्ट भी एग्जाम का पेपर किया। अब मेरे को बता, कंपोजिशन स्कीम कितना इजी क्वेश्चन उन्होंने दिया था। मैम बहुत इजी था मैम, ये आपने ट्राई भी कराया था, क्लास में भी कराया था क्वेश्चन। और मैंने क्यों दिया वो, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न ही यही है। तुमको ऐसा लगता है भगवान जाने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम का तुम देखो कंपोजिशन इजी, टाइम ऑफ सप्लाई इजी। तुम्हारा मेगा एग्जामिशन तो तुमको इसमें दर्शन करने को मुश्किल हो जाएंगे कि कहीं मेगा एग्जामिशन जिसको तुम इतनी इंपॉर्टेंस देते हो ना हमेशा कि मेगा एग्जामिशन ही हो गया तो क्या। इन शॉर्ट, मॉड्यूल नंबर 1 और आईटीसी ये जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये तुमको एज इट इज परोस के देंगे कि लो भैया ये प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, ये टाइम ऑफ सप्लाई का नहीं। तुमने देखा सब कुछ मिक्स है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 में भी था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी तुमको वैल्यू ऑफ सप्लाई, और छोटा छोटा कहीं कहीं तो इतना इजी पूछा वैल्यू ऑफ सप्लाई कि तुम ही सोचोगे कि क्या निल रेट तो निकला उसमें, कुछ टैक्स पे करने को ही नहीं आ रहा होगा। वो कितने इजी कॉन्सेप्ट थे। दैट मीन्स सबसे पहले दिमाग में एक चीज समझो, कुछ हद तक 20 मार्क का पेपर मैं और कम कर देती हूँ, 15 मार्क्स का पेपर बहुत इजी और मैनेजेबल होता है। एक वो 15 नंबर, और तुम्हारे जब तुम एमसीक्यू करते हो ना उसमें से कम 10 मार्क्स का एमसीक्यू ऐसा होता है कि तुम्हें सिर्फ प्रोविजन भी याद होंगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट। इधर के 15 ले लो। अभी तुम्हारे सामने मैंने तो अभी क्या किया, कस्टम भी हटा दिया। तुमको वो वैल्यू ऑफ सप्लाई इजी नहीं लगा, तुमको कंपोजिशन वाला इजी नहीं लगा, टाइम ऑफ सप्लाई का क्या इजी नहीं था। यही तीनों 5-5-5 के, अभी तो 3 ही हुए ना 5-5 नंबर के, हो गए 15 नंबर। 50 में से 15 नंबर तुम्हारे हाथ में थे। अगली बार तो एमसीक्यू भी आएंगे। ये पहला टेस्ट था इसलिए थोड़ा सा इजी नॉर्मल करा। नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू भी देखना, तुम्हें 10 मार्क्स के एमसीक्यू ऐसे होंगे कि मैनेजेबल होते हैं। तो कम से कम मेरा कहना ये कि जब तुम पेपर पढ़ रहे हो तो तुम जब लिख लेते हो ना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये दिया है, अब उसमें से तुम्हें पता होता है कि कौन सा तुम्हारा टॉपिक स्ट्रांग है। जैसे पढ़ते पढ़ते तुम्हें क्लिक हो जाना चाहिए था कि ये टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, ये इस चीज का क्वेश्चन है, ये उस चीज का क्वेश्चन है। इनकी आदत देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में जॉब वर्क का नाम दिया है बस उन्होंने कि तुमको क्या लगे कि ओ हो गए हम तो भैया। अरे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। यू कांट इवन इमेजिन ये बोल जॉब वर्क रहे और एंड में पूछेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड में हो सकता है पूछेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो इनको चाहिए कि तुमको देख के कुछ और लगे, पर अंदर जब तुम धीरे धीरे तसल्ली से पेपर समझना चालू करोगे ना, तुमको ऑटोमेटिक लगेगा कि प्रोविजन सुने हुए भी काम आते हैं। तो लर्निंग ये थी, ये वाला टेस्ट जबरदस्ती रखना ही था मेरे को। पहली लर्निंग की जरूरी नहीं है तुम्हारा 100% प्रिपेयर होगा तो ये एग्जाम दे पाओगे। कुछ नहीं प्रिपेयर हुआ तब भी तुम एटलीस्ट 20 नंबर 25 नंबर तो ला ही सकते हो, इतना एक कॉन्फिडेंस रखना। और कितनी भी एग्जाम दे लो 100% कभी प्रिपेयर नहीं होंगे। चाहे आज कल तुम अटेम्प्ट दे चुके हो ना, पिछला अटेम्प्ट भी दिया है, उसके हिसाब से तो तुम बहुत प्रिपेयर्ड होने चाहिए थे। जिन्होंने दिया है, जिनका फिर से अटेम्प्ट है, दर्शन फिर से हो रहे हैं इस पेपर के, ठीक है, इसका तो एक्चुअल में हो गया स्वाति को, तो इसके हिसाब से तो तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल बहुत अलग होना चाहिए था क्योंकि तुम एग्जाम देके आए हो। तो एक चीज दिमाग से निकाल दो कि 100% तुम कभी भी जीवन में प्रिपेयर्ड होगे, कभी नहीं हो सकता।
इनफैक्ट अगर मैं खुद बोलूँ तो शायद मुझे अब नई नई चीजें जीएसटी में हर चीज आती जाती मुझे खुद भी देखना पड़ता है कि इसका लॉजिक क्या निकला है। तो 100% तो लाइफ में कभी प्रिपरेशन होगी नहीं। तो कभी भी एग्जाम इस चीज के लिए, टेस्ट इस चीज के लिए मत छोड़ देना कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। बिलीव योरसेल्फ कि कुछ ना कुछ तो इधर भरा हुआ है, सुना है अच्छे से तो कुछ ना कुछ यहाँ पे है अंदर जो निकल के आएगा ऑटोमेटिकली जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और दिमाग चलाओगे। अब दूसरा पॉइंट नंबर 2, 10 मिनट पढ़ के अगर आज तुम्हें समझ में आ गया कि पेपर के टॉपिक्स ये हैं, तो अगली बार तुमको 10 मिनट नहीं मिलेंगे क्योंकि कस्टम भी आ जाएगा। तो कस्टम भी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि सच में 10 मिनट में आप पूरा पेपर एनालाइज करना। आज तो रीडिंग के लिए फिर भी ज्यादा टाइम था, अब नहीं रहेगा, अब पूरा पेपर समझना होगा। तीसरा, लिखते वक्त कई जगह रुके होगे कि लिखना क्या है समझ नहीं आ रहा, पता तो है प्रोविजन कि यही होना चाहिए पर उसको फ्रेम कैसे करें। तो ये तुम अगर लिख के नहीं देखते ना तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमको सब आता है, हम लिख के आ जाएंगे, पर एक्चुअल में जब लिख रहे होगे ना तब पता चलेगा एक्चुअल में लिख के नहीं आ पाओगे तुम। और समझो तुम अभी तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये टेस्ट चल रहा है, एग्जाम में ये एक्चुअल प्रेशर इससे डबल होगा। अभी तो पता है कि जो भी हो जाए चल जाएगा, तो एग्जाम का प्रेशर इससे भी डबल होगा। तुम अगर 5 मिनट रुक गए ना किसी प्रोविजन को सोचने के लिए, म्यूट करो प्रियंका, अगर तुम 5 मिनट किसी प्रोविजन को सोचने के लिए लग गए ना तो तुम्हारा उधर कोई क्वेश्चन आधा छूटेगा। और आज जो मेहताब ने गलती की उसको क्वेश्चन काट दिया कि शायद, पहले एक काम करो, रुक जाओ, कट मत करो, 1 मिनट इन्वेस्ट कर लो ये सोचने के लिए। अब क्या हुआ, टाइम निकल गया, वो क्वेश्चन उसका अगर बाय चांस, मुझे नहीं पता अभी, वो 2-3 नंबर भी मिल जाते, हो सकता है 37 पे 40 पे होता है या 57 से 60 पे पहुंच जाता। तो एकदम से कट मत करो, 10 मिनट में सोच लो कि टू द पॉइंट मेरे को कौन से क्वेश्चन आते हैं। कंपोजिशन वाला तो नंबर 1 पे होना चाहिए था क्योंकि वो इतना इजी है। जैसे ही पेपर चेकर को दिख जाते ना शुरू के 3-4 क्वेश्चन, उसको ऑटोमेटिकली तुम पे विश्वास आ जाता है और ये ह्यूमन नेचर है। मैं भी किसी की कॉपी चेक करूंगी, शुरू से ही गलती मिलेगी तो मुझे पता है इस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और शुरू से ही मुझे कुछ आंसर सही मिलेंगे तो मुझे पता है कि हो सकता है टफ में इसको समझ नहीं आएगा लेकिन इजी वाली ये सही करके आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो मार्किंग इधर उधर हो जाती है ना, एक बच्चा बोल रहा मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, एक बोलता है गंदा गया, और वो पास हो जाता है, तुम चले जाते हो फिर से। वो रीजन यही है, तुम्हारा करेक्ट चॉइस बहुत जरूरी है कि पहला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, फिर टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम्हारा अब भी 50 नंबर के पेपर में कुछ छूट गया है, जबकि ये 50 नंबर के लिए तुमको 2 घंटे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ मिल गए, ये मुझे एग्जैक्टली 1.5 घंटे का देना चाहिए था पेपर, पर तुम पहली बार में फिर मुझे डिमोटिवेट ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने तुमको 2 घंटे दिए, अदरवाइज ये 1.5 घंटे का पेपर था, क्योंकि वो 20 मिनट याद है, 20 नंबर का कस्टम, 25 नंबर के कस्टम के क्वेश्चन कैंसल है, तो एग्जैक्टली ये पेपर था 1.5 घंटे का। तो अगर तुमने 1.5 घंटे में सब कुछ पूरा किया है तब अपनी स्पीड अच्छी मानना, इसका मतलब अभी अगर तुमने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया ना तो अभी तुम्हारी स्पीड स्लो है, तो इस चीज को ध्यान रखना, यू आर एट अ स्लो स्पीड, ठीक है। इसके बाद अब तुमको करना क्या है, तुम्हें नहीं पता कि तुमको किसकी कॉपी मिलने वाली है, नाम लिखे नहीं, तुमको एक दूसरे की कॉपी पता नहीं होगी, तुम किसकी चेक कर रहे हो। अब जब हम चेक क्यों करवा रही हूँ मैं, पहले तुम करोगे फिर मैं चेक करूंगी, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी, तुमको क्रॉस चेकिंग जो बचपन में करते थे ना, हम खेलते थे ऐसे क्रॉस चेकिंग करके, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, जब आप पेपर चेकर बनोगे ना तभी लिखना आएगा। पहली बार तुमने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया, दूसरों की मिस्टेक से भी सीखो कि उसने ये गलत कर दिया, कहीं मैं आगे जाके नहीं कर दूं, पहली चीज। दूसरा, जब तुम पेपर चेकर बनोगे तब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ मैंने गलती कर दी ना तो मेरे को ये मार्क्स चले जाएंगे मेरे। तो अब समझो, जहां जहां क्वेश्चन में तुम उसने बोला डायरेक्टली कि टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो अगर तुम्हारी इनकम गलत निकल गई या तो जो जैसे बोलते हैं ना आउटपुट गलत निकल गया या इनपुट गलत निकल गया, तो इसका मतलब आउटपुट गलत निकाला तो ऑब्वियस है तुम्हारा आईटीसी सही निकलना ही नहीं है। कोई भी एक चीज उधर गलत हो गई तो फॉर श्योर वो तुम्हारे, अगर वो 14 नंबर के क्वेश्चन में तुमने ये किया है तो सीधे कट पिट के तुम आओगे 4 से 5 नंबर पे,
सीधे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग की क्या है वो देखना पड़ेगा। उसने अगर फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि कैश में मुझे कितना पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैश में कितना पे करना पड़ेगा जीएसटी को, इसका मतलब उससे पहले की सारी चीजें सही होगी तभी तो तुम सही आंसर कैश का बता पाओगे, उसके अलावा तो तुम बता नहीं पाओगे, पहली चीज। दूसरा, वो बोलते हैं एक एक चीज कि आईटीसी कितना है ऑब्लिक, फिर तुम्हारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल रही है ऑब्लिक, मतलब एक एक पॉइंट दिया, ये सब कैलकुलेट करके बताओ। तो समझो, अगर वो लास्ट का पूछा एकदम लास्ट में कैश में कितना देना है तो तुमको स्टेप मार्किंग मिलेगी, तब तुमको क्या मिलेगा, स्टेप मार्किंग मिलेगी। पर उसने इंडिविजुअली पूछा है ना कि जीएसटी का आईटीसी कितना आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आउटपुट कितनी आएगी, फिर इसको एडजस्ट करने के बाद कैश लायबिलिटी कितनी आएगी, मतलब ए बी सी अलग अलग करके पूछा है। एक गलत हुआ, दूसरा गलत, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत, तो तुम्हारे अलग अलग इंडिविजुअली पॉइंट वाइज उसके नंबर थे, तुमको एक के भी नंबर नहीं मिल सकते। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? अगर लास्ट की चीजें पूछिए तो स्टेप वाइज मार्किंग जरूर मिलेगी, पर अगर इंडिविजुअली एबीसीडी करके उसने कोई रिक्वायरमेंट दिए तो तुमको कुछ नहीं मिलना, समझ लेना। मुश्किल से नोट्स के तुमको 2 नंबर मिलेंगे बस। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। ये क्यों बताया? अब जब चेक करोगे ना तुम खुद देखना, तुम्हारी कॉपी का एनालिसिस खुद ही करना सीख जाओगे कि यहाँ इतनी गलती की है। तुमने जो जो चीजें एडजस्टमेंट की है कॉपी में, अगर तुमने नोट्स में नहीं लिखा, अब मैं एक की गलती बता देती हूँ, मैंने तो तुम लोग की कुछ कुछ की कॉपी देख भी ली है जिसने दे दी थी। अगर लिखना था टैक्सेबल पर्सन और तुम लिख के आए हो रजिस्टर्ड पर्सन, है कि नहीं? तुमको क्या लिखना था, टैक्सेबल पर्सन लिखना था, तुमने लिखा रजिस्टर्ड पर्सन। दोनों के मतलब ही अलग है। टैक्सेबल का मतलब लाइबल टू रजिस्टर भी होता है और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो भी होता है, पर रजिस्टर्ड का मतलब सिर्फ वो इंसान के लिए है, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है। तुमने प्रोविजन की एलिजिबिलिटी चेंज कर दी पूरी, एक वर्ड। और मेरे यहाँ तो स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी ताकि वहां पे लीनियंट हो तो तुमको खुशी मिले। तो एक वर्ड की पेनल्टी बहुत बड़ी है, समझ रहे हो, बहुत बड़ी है। अगर वो 4 नंबर का होगा तो मैं अलॉट करूंगी सिर्फ तुमको कैलकुलेशन के 2 नंबर, बाकी पूरा खत्म। 2 नंबर बिल्कुल उड़ा दूंगी। मेरे को तो इनफैक्ट 1 नंबर देने की इच्छा है, पर तुम फिर एकदम बोलोगे कि मैम ये क्या ही हो गया, तो एक बार के लिए वो क्या ही हो गया तुमको छोड़ देते हैं, 50% कर दूंगी मैं। तो एक वर्ड तुमने गलत लिखा, गड़बड़ हो गई। एक जगह और थी, पर वो शिवानी की कॉपी नहीं है, जहां पे 80,000 नहीं लेना चाहिए था, तुमने वहां पे उस 80,000 को भी कंसिडर किया है, वो भी तुम्हारा गलत है। तो छोटी सी इतनी सी गलती थी, वहां टर्नओवर तुम्हारा गलत हो चुका है। और वो इतनी सी गलती जहां तुम्हारा टर्नओवर गलत हुआ है, उसके बेसिस पे आगे टैक्स निकलना था। वाई आई विल गिव यू द मार्क्स, क्यों दूंगी मैं, नहीं दे सकती। क्योंकि स्ट्रिक्ट चेकिंग जब होती है ना वो ऐसी होती, जहां रुपीज लगाना था मतलब लगाना था, यूनिट्स जहां लिखने थे वहां यूनिट्स लिखने थे। तुम ये छोटी छोटी चीजें जो वहां भूल के आते हो ना, एकदम धड़ल्ले से लिख के आते हो, तो फिर धड़ल्ले से तुम्हारे मार्क्स भी डिडक्ट होके आते हैं। तो ये छोटी छोटी पॉइंटर्स को तुम भी देखते हुए ध्यान रखना। पहले तुम चेक करोगे, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगी और रैंकिंग होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक। ठीक है, इस बार रैंक तो होगी, लेकिन सच बोल रही हूँ, मार्क्स पे मत जाना। तुम ये सीखो, ये सिर्फ तुम सीख रहे हो, जितना लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे। तो आई होप तुमको आज का टेस्ट देके एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन हुआ कि अगर घर बैठ जाते ना कि नहीं देना तो कुछ होना ही नहीं था, तुम नील पे थे, एटलीस्ट कुछ तो सीखा होगा। और कुछ नहीं तो जुलाई 21 का तुम्हारा पेपर ही सॉल्व हो गया, जो तुम खुद से तो नहीं करते। कभी पुराने पेपर जो अटेम्प्ट दे के आए उसके तो दर्शन हम जीवन में कभी नहीं करते, तो एटलीस्ट वो तो सॉल्व हुआ। आगे के पेपर एमसीक्यू भी होगा, 100 मार्क्स का भी होगा, 3 घंटे का भी होगा, लेकिन अब ये पेपर होगा नेक्स्ट संडे को, अगले संडे। अब मैं बीच में तुमको ये पूरे हफ्ते मैं टारगेट्स दूंगी, उस अकॉर्डिंग तुम पूरा कंप्लीट करोगे। 4 घंटे आईडीटी के लिए बुक करके रखने तुमको, अब कभी भी कहीं से भी कैसे भी 4 घंटे बुक करो। व्हाट्सएप पे अलग से टारगेट होंगे। अब तुम एक बार मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर करके देखो और बताओ कि तुमको एक्चुअल में बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। कस्टम भी उसमें मैं टारगेट कस्टम का भी दूंगी,
साथ में तुम्हारा अब इतना हो गया कि अब तुमको रिवीजन करना है कुछ चीजों का। तो नेक्स्ट संडे को तुम्हारा 2 से 5 बजे का टेस्ट होगा, एग्जाम होगी, ठीक है, आईडीटी की एग्जाम नंबर 2। 4 घंटे बुक करके रखो, बाकी तुम अपना जो पढ़ रहे हो दूसरे सब्जेक्ट सब पढ़ो। 4 घंटे तो नीडेड है, अगर कस्टम भी साथ में करना है तो, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन प्रिपेयर करेंगे। कुछ चीजों के हम क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं, सिर्फ प्रोविजन करेंगे, कुछ चीजों के क्वेश्चन के साथ हम लोग रिविजन करेंगे। तो टेस्ट नंबर 2 विल बी अकॉर्डिंग टू माय प्रिपरेशन, ठीक है। अब तुम अपना अपना बता दो क्या क्या तुमको टेस्ट देके फीलिंग आई। अब तुम्हारे ऊपर है, बताते जाओ। स्वाति, पेपर तो दे के रखा था, उसके बाद क्या लगा? मैम मुझे तो पिछले क्वेश्चंस कुछ तो याद आ रहे थे कि यही है, और कुछ जो मैंने उस टाइम गलत किए थे ना, आज थोड़े से वो सही भी हुआ है। जॉब वर्कर वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था लास्ट टाइम। इस बार आज किया? उसको अटेम्प्ट किया पर अच्छे से नहीं आता था, बट अटेम्प्ट कर दिया था। फर्स्ट पिछली बार क्वेश्चन, तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। फर्स्ट क्वेश्चन से तुमको समझ क्या आया? उसमें वैल्यू का भी था, उसमें रूल्स भी थे, और आईटीसी भी था, वो एक डिस्काउंट वाला पॉइंट भी था। काफी सारा वो कॉम्बिनेशन था पूरे क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही मुझे याद थे। पेनल्टी वाला मुझे पूरा रट्टा हुआ था कि मतलब यही है। कॉम्पोजिशन मुझे रट्टा हुआ था। जॉब वर्कर वाला मुझे याद आ गया कि मैंने तब जॉब वर्कर का करके छोड़ा था, और वो नीचे रिक्वायरमेंट नहीं देखी थी, वो टाइम ऑफ सप्लाई का था। और बस इतना याद है। पेपर देख के लेकिन टाइमली अच्छा लगा। मेहताब, तुमको क्या फीलिंग आई? मैं पहले सोच रहा था आपको मैसेज करूं, तैयारी नहीं हुई, फिर आपने कहा था कि मैसेज मत करना। अभी कैसा लग रहा है देख के? अगर एक उस पार होते कि नहीं दे रहे होते, और इस पार हो, जो भी हुआ तो मैं प्रेशर रहता आज के टाइम ना कि एक तो टेस्ट नहीं दिया, फिर आज प्रेशर कम हो गया देने के बाद। रियलाइज हुआ काफी चीजें हम कर सकते हैं, और कुछ में बहुत इम्प्रूव, मतलब कम टाइम में ज्यादा कुछ कर सकते हैं हम। एटलीस्ट नेक्स्ट वाले के लिए थोड़ा तो फीलिंग आ रही है कि हाँ इंटरेस्ट जगा होगा कि देना है, और इस बार से ज्यादा अच्छा देना है। शिवानी, तुम तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली थी। मैम ये वाला एग्जाम दिया हुआ था ना, इसलिए। और फिर भी मिस्टेक्स हैं तुम्हारे इसमें, पता है? यस मैम, पहला मिस्टेक वही रजिस्टर्ड पर्सन वाला ही है, मुझे याद आ गया। तो उसके चक्कर में वहां तुम आंक गए। और भी मिस्टेक्स मैंने देख ली तुम्हारे इसमें, बट अभी कैसे क्यों अपन डिक्लेयर करें। बाकी कैसा लगा? जो पेपर दिया हुआ था अभी भी देख लो, उसमें मिस्टेक्स है, मतलब अभी भी अंडर प्रिपेयर। प्रियंका, मैम अच्छा लगा बहुत। मैम अभी पता चला कि demotivation आ कौन रहा से है? चैप्टर्स में मेरी वीकनेस है ना, जिस चैप्टर में मुझे पता चला कि किन चैप्टर्स को मुझे ज्यादा ध्यान देके करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं अब तुमसे वही बात, डिमोटिवेशन आया कि और अच्छा लगा? नहीं मैम, काफी अच्छा लगा। और अब जब एग्जाम सामने आएगा पेपर, तो इतना पैनिक नहीं होगा। ये पता है कि ये देखा हुआ है। 3 अभी पता है तुम्हारे, अभी टेस्ट 3 और बचे हैं। तीसरे तक तो एटलीस्ट हो जाएगा। मैं गैप दे रही हूँ, इसलिए तरीके से गैप दे रही हूँ कि अब नेक्स्ट वाले में तुमको ये प्रेशर की जगह ना इसको यूटिलाइज ज्यादा करना। तो देख लेना, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा ना उतना तुम कम ही पढ़ोगे। यही मैं बोल दूं ना, परसों पेपर है तुम्हारा ना, एफिशिएंसी और ज्यादा होती, पर तुमको कस्टम करना है सिर्फ इसलिए इस बार का संडे का तुमको गैप मिल रहा है। अगली बार से तुमको 1.5 दिन में ही 2 बार पेपर होंगे तुम्हारे, ये याद रखना। तो 2 बार तुम्हें 1.5 दिन में प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। प्रीति, बताइए आप, लिखने करने में क्या पता चला? मैम कंसेप्ट ही मिक्सअप हो गए थे, तो पता चला कि कौन कौन से टॉपिक में अब ज्यादा ध्यान देना है। कुछ तो एकदम हिल गए, जब पढ़ते हुए लग रहा था कि याद है, जब क्वेश्चन करना है नहीं ये आएगा, तो वहां बस अब फिर से पढ़ना पड़ेगा वो वाले पॉइंट। जो चीजें आती भी है ना लिखने में, तुमको हो गया होगा। वही एबीसी समझ में आ गया तुमको? ओवरऑल एबीसी ले दे के मॉड्यूल नंबर 1 भगवान है, उसके बाद उसी में जोड़ लो आईटीसी और तुम्हारा मॉड्यूल नंबर 3, ये तुम्हारे भगवान है। उसके बाद तुम छोड़ दो रिटर्न और ये सब जो तुम करते रहते हो ना, इसको फोकस, इसको फोकस, वो फोकस वाला एरिया है ही नहीं अभी। नहीं, तुमको मैं पेपर ही दूंगी, आगे भी दूंगी क्वेश्चन, लेकिन अभी देखो मैं क्लियरली बोलूं, एमटीपी आरटीपी ये सब मत उठाना तुम, नहीं तो वो फीलिंग तुमको टेस्ट वाली आ नहीं पाएगी। तुम अकेले तो घर पे करने से रहे, तो उसको एटलीस्ट
छूना भी मत, अगर ईमानदारी है ना तो बिल्कुल मत छूना। लास्ट पेपर मेरा बनेगा, पूरा मैं ही बनाऊंगी उसको, एकदम बोलते हैं ना फाइनल लेवल। पर उससे पहले जो एमटीपी आरटीपी में टेस्ट के फॉर्म में दे रही है ना, तुम खुद देखना, तुमको पता चलेगा इनको पूछना क्या होता है, तुमको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही समझ जाओगे यही एबीसी है। कस्टम देख लिया तुमने? अगर सी पे दिया ना इन्होंने क्वेश्चन, एक बार कस्टम का, तो हर बार लास्ट क्वेश्चन ही कस्टम का है। ठीक है दीपक, कैसा लगा टेस्ट देके? ब्लैंक हो गए थे मैम कई क्वेश्चन हुए थे ना, तो वो ब्लैंक एग्जाम में होना अच्छा है कि अभी? भी होंगे। ठीक है हाँ, माइंड और हाथ चल नहीं रहे थे ना एक साथ मैम, तभी चलेंगे जब प्रोविजन याद होंगे। होता है ये। और ये चीज जाके वो जो तुम 3 घंटे में करके आते हो ना, वो तुम्हारे 6 महीने खा जाती है, इसलिए यहाँ पे कर लो। इसके बाद ये होने के बाद मैं टारगेट्स देती रहूंगी, टेस्ट हो जाएंगे ना, तुम बैठ के घर में एमटीपी आरटीपी और सॉल्व करना, ऑटोमेटिकली तुमको वो एक आ जाएगा कि एग्जाम में लिख रहे मैं आई कैन गारंटी कि हम क्लियर होंगे, बट आई कैन 101% गारंटी कि यही स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 20% अपना लक कितना चल रहा है, नहीं पता, बट हाँ स्ट्रेटेजी इसी को बोलते हैं और इसी के थ्रू तुम्हारे प्रिपरेशन होने चाहिए। ठीक है चलो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट में। ये मेरी डीटी की